हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस की प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अध्याय नंबर 5 की। अर्थात आज की लेक्चर में क्या बात होने वाली है कि अध्याय नंबर 5 हम लोगों ने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है। उसके एनसीईआरटी बुक में जो पीछे के जो प्रश्न है, अध्याय अंत होने के बाद जो प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं गाइस। पहले की जो पहला और जो दूसरा प्रश्न है वो पूर्ण रूप से थ्योरी के आधारित पर है। अर्थात हम कह लें कि आपने जितनी बेहतरीन थ्योरी पढ़ा होगा वो थ्योरी का परीक्षण आज पहले और दूसरे सवालों में होने वाला है। तो गाइस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको दोस्तों स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा। फिलहाल हम लोग जो इसको पढ़ते हैं, करा कि एक सदिश को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए तीन राशियों की आवश्यकता होती है। अर्थात करा कि कोई भी सदिश हो उसको व्यक्त करने के लिए तीन राशियों की आवश्यकता पड़ती है। तो उन तीन स्वतंत्र राशियों का नाम लिखिए जो परंपरागत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। अर्थात आपको थ्योरी के दौरान आपने पढ़ा होगा तो वहां बताया गया होगा कि पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए वो तीन स्वतंत्र राशियां कौन सी होती है दोस्तों? वो तीन स्वतंत्र राशियां होती हैं। पहला चुंबकीय विक्षेपण, दूसरा अवनति कोण, तीसरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अर्थात ये तीन ऐसी ये स्वतंत्र राशियां हैं जिनकी सहायता से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। अब हम बातें करते हैं अगला दूसरा प्रश्न, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि दक्षिण भारत में किसी स्थान पर नति कोण का मान लगभग 18 डिग्री है। अर्थात कहने का मतलब है कि दक्षिण भारत में, जैसे आपने क्या देखा होगा दोस्तों, आप मान लेते ये आपकी क्या हो गई? पृथ्वी हो गई, ये आपकी पृथ्वी हो गई, और ये कहीं जो है इसका दक्षिण होने वाला है। ये तो सीधा मान लीजिए कि ये उत्तर हो गया, तो ये दक्षिण भारत होगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा? उत्तर भारत हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वो क्या कर रहा है कि दक्षिण भारत में किसी स्थान पे नति कोण का मान लगभग 18 डिग्री है। अर्थात यहां पर नति कोण का मान कितना है? 18 डिग्री है। ब्रिटेन में आप इससे अधिक नति कोण की अपेक्षा करेंगे या कम की? ये क्या पूछ रहा है कि जो नति कोण 18 डिग्री यहां पर है दक्षिण भारत में, क्या इससे ज्यादा नति कोण हमको जहां ब्रिटेन है वहां पर देखने को मिलेगा? तो भाई आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए, जो ब्रिटेन होता है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के पास होता है। क्या होता है? जो आपका ब्रिटेन देश है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के पास है। तो उत्तरी ध्रुव पर नति कोण का मान अधिक होगा। उत्तरी ध्रुव पर नति कोण का मान क्या होगा? अधिक होगा, यह लगभग 72 डिग्री होगा। अर्थात आपका बात कर लिया जाए दक्षिणी भारत में तो 18 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जो आपका ब्रिटेन है वो उत्तरी ध्रुव के पास होता है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के पास होता है, इसलिए वहां का जो आपका कोण होता है वो आपका कितना हो जाता है? लगभग 70 डिग्री होता है दोस्तों। 70 डिग्री लगभग कितना होता है? 70 डिग्री होता है। तो हमको ध्यान देना है कि पूछ रहा था ना कि ब्रिटेन में नति कोण उच्च होता है या नहीं होता। तो भाई ब्रिटेन में नति कोण उच्च होता है। क्यों उच्च होता है? क्योंकि वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के पास में होता है, और जो भी देश, जो भी शहर, जो भी स्थान पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के पास है वहां पर नति कोण ज्यादा होगा। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो इसलिए यहां पर नति कोण अधिक होगा। और क्यों होगा बता दिया गया, वो उत्तरी ध्रुव के पास है। अगला आपको तीसरा प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा। यदि आप ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में भू चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का नक्शा बनाएं, यानी जो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों जो मेलबर्न है, ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसमें एक मेलबर्न नाम का शहर है। जो मेलबर्न नाम का शहर है, यदि इस पे क्या कर दिया जाए, बोल रहा है कि इस पे भू चुंबकत्व की क्या बनाई जाए? नक्शा बनाया जाए। भू चुंबकत्व का क्या बनाया जाए? नक्शा बनाया जाए। तो क्या ये रेखाएं पृथ्वी के अंदर जाएंगी या इससे बाहर आएंगी? तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जो मेलबर्न होता है, जो मेलबर्न होता है यह दक्षिणी गोलार्ध में होता है। किसमें होता है? दक्षिणी गोलार्ध में होता है। किसमें होता है? दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो मेलबर्न कहां पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी का जो है उत्तरी ध्रुव है। ध्यान से समझना दोस्तों, ध्यान से, ये बातें एकदम इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो क्या कह रहा है कि यदि मेलबर्न शहर में भू चुंबकत्व का नक्शा बनाया जाए तो क्या मेलबर्न से
पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी या अंदर की तरफ प्रवेश करेंगी। साफ सी बात है, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से क्या करती हैं, निकलती हैं, या हम कह दें उत्तरी ध्रुव से बाहर की तरफ निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में अंदर की तरफ क्या कर जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। और मेलबर्न तो एक ऐसा शहर है, ये जो शहर है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। मेलबर्न जो है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ है, अर्थात मेलबर्न से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। तो दोस्तों ये इसका जवाब होगा मेलबर्न दक्षिण गोलार्ध में है, और दक्षिण गोलार्ध में तो पृथ्वी का कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव होता है ना। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, अंदर की तरफ नहीं जाती हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से दिमाग में फिट कीजिएगा, यहां से आपके 1 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों क्या पूछा जाता है, क्या पूछ रहा आपसे प्रश्न, यदि मेलबर्न में भूचुंबकत्व का अगर हम नक्शा बनाएं, क्या मेलबर्न शहर से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, बस यही पूछा है। तो जो मेलबर्न शहर होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, पर दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, तो भाई साहब उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, इसलिए मेलबर्न शहर से जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो बाहर की तरफ क्या होंगी, निकलेंगी। अब अगला प्रश्न होता है, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, आप पढ़ लीजिएगा क्या करा दोस्तों। करा अगला प्रश्न है आपका, एक चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर घूमने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात कोई कंपास सुई है और वो ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। आगे कह रहा है ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, यदि भूचुंबकीय उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पे रख दिया जाए तो यह किस दिशा में संकेत करेगी। यानी आपकी जो वो कंपास सुई है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पे रख दिया जाए, यानी जो कंपास सुई है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में रखने पर कोई भी दिशा व्यक्त कर सकती है दोस्तों, उसकी कोई दिशा निर्धारित नहीं है। ये भी कह रहा है कि यह ध्रुवों पर कोई भी दिशा दर्शाती है, यानी कोई भी दिशा को बता सकती है। जब किसी भी कंपास सुई को पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दिशा में आप रखते हो तो कोई भी दिशा बता सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। दोस्तों आपको 5वां प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, क्या कर रहा है कि यह माना जाता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक चुंबकीय द्विध्रुव के क्षेत्र के जैसा है, जो पृथ्वी के केंद्र पे रखा गया और जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, अर्थात आपको द्विध्रुव आघूर्ण दिया है 8 × 10⁻22, ठीक, ये जूल प्रति टेस्ला है, जूल प्रति क्या है, टेस्ला है। फिर आगे क्या कर रहा है दोस्तों, जानते हो कि क्या कोई सुझाव है या कोई ऐसी विधि है कि इस संख्या के परिमाण को जो है कोटि जांची जा सके, अर्थात बी की वैल्यू आपसे पूछा। और दोस्तों उसके साथ साथ ध्यान देना है कि जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है, जो पृथ्वी की क्या होती है, त्रिज्या आर जो होता है वो कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है। तो सबसे पहले अगर हम इनको बदलें तो किलोमीटर को क्या करेंगे मीटर में, तो 10⁻3 हो जाएगा, 3 अंक इधर आते 1 2 3, 3 अंक इधर आएंगे तो 6.4 × 10⁻6 ये मीटर में आ गया। ये आर की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों, आर की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ चुकी है, आर की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या पूछ रहा है, बी पूछ रहा है, तो हम लोग बी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बी ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। बी ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है μ0/4 m बटे क्या होता है, r³। इस टोटल की वैल्यू होती है 10⁻⁻7, कैपिटल एम की वैल्यू आपको दी गई है 8 × 10⁻22, उसके बाद आर की वैल्यू है 6.4 × 10⁻6। चलिए इसको हल करते हैं, 22 में से 7 घटाओगे तो 15 आएंगे, तो 8 × 10⁻−15 और इधर 6.4 का गुणा करेंगे। यदि आप दोस्तों इनको हल करेंगे
तो 6.4 गुणे 10⁻6 का क्यूब। और दोस्तों इनको हल करने के बाद आपका आएगा 0.31 गुणे 10⁻⁻4 टेस्ला। तो बी की वैल्यू जो आ गई वो ये प्राप्त हो गई 0.31 गुणे 10⁻⁻4 टेस्ला। हमने इसको हल किया है दोस्तों, आप भी हल कीजिएगा, केवल इसका 3 बार गुणा करके भाग करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका जो है 5वां सवाल क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर आपको स्क्रीन पे इसका 6वां प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा। 6वां प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, एक बार हम भी पढ़ लेते हैं, आप भी उसको जरूर पढ़िएगा वहां से। 6वां प्रश्न आपसे क्या कर रहा है कि क्या भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है, अर्थात जो भूगोल के बारे में जानकार होते हैं, जो पृथ्वी के बारे में ज्यादा अध्ययन किए रहते हैं, वो क्या कहते हैं कि उनका मानना है कि मुख्य NS चुंबकीय ध्रुवों के अतिरिक्त पृथ्वी के सतह अन्य स्थानीय ध्रुव भी हैं जो विभिन्न दिशाओं में विन्यस्त हैं, ऐसा होना कैसे संभव है। तो दोस्तों यानी कहने का मतलब है, ये क्या कर रहे हैं जानते हैं, 6वां प्रश्न कर रहा है कि ये आपकी पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी का जो ये मुख्य चुंबकीय है, जो पृथ्वी का NS मुख्य है, इसके सिवा जो भूगर्भ शास्त्री लोग हैं, जो पृथ्वी के अच्छे जानकार हैं, वो उनका कहना है कि पृथ्वी में ऐसे अनेक चुंबकीय द्विध्रुव हैं, ऐसे अनेक चुंबकीय द्विध्रुव फैले हुए हैं, इस ये मुख्य है, ये आपका क्या मुख्य है, और मुख्य के सिवा पृथ्वी के अंदर ऐसे अनेक छोटे छोटे चुंबकीय द्विध्रुव फैले हुए हैं। क्या यह संभव है? तो दोस्तों यह बिल्कुल संभव है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो चुंबकीय पदार्थ पाए जाते हैं, पृथ्वी के अंदर जो चुंबकीय पदार्थ पाए जाते हैं, चुंबकीय खनिज पाए जाते हैं, वो अव्यवस्थित रूप से सभी जगह फैले हुए हैं। अव्यवस्थित रूप से कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं, उनका कोई व्यवस्था नहीं कि सारे खनिज यही मुख्य के पास हैं, ऐसा तो है नहीं। सारे खनिज पृथ्वी के अंदर सभी जगह फैले हुए हैं, और जब ये खनिज सभी जगह फैले हुए हैं तो ये कहना संभव है, ये भाई संभव है, ऐसा हो सकता है, ऐसा है कि पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय द्विध्रुव को छोड़कर ऐसे कई द्विध्रुव हैं जो पृथ्वी के अंदर सभी जगह अव्यवस्थित रूप से क्या हुए हैं, फैले हुए हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इसे आप क्या कह रहे हो, स्थानीय NS ध्रुव कह रहे हो, केवल इसको छोड़कर चुंबकीय खनिज के अव्यवस्थित होने के कारण, मतलब जो चुंबकीय खनिज होते हैं, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं होता कि सारे यहीं पर रहेंगे, वो चारों तरफ इर्द गिर्द रहते हैं। इनके कारण जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐसे और कई चुंबकीय द्विध्रुव क्या हो जाते हैं दोस्तों, उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर पहला सवाल क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। और आपका जो सेकंड सवाल है वो भी फुल थ्योरी के आधार पे है, तो उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं दोस्तों। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और एक बार जरूर जो लाइनें लिखी गई हैं उस लाइन को आप अपने साथ रिपीट कीजिएगा और मिलाइएगा, क्या ये बात सही है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा दोस्तों। तो गाइस बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 का। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको स्क्रीन पे दूसरे का फर्स्ट पोर्शन दिखाई पड़ रहा होगा। कह रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है या नहीं बदलता? क्या यह समय के साथ बदलता है? यदि हाँ, कितने समय अंतराल बाद इसमें पर्याप्त परिवर्तन होता है? तो दोस्तों बहुत जबरदस्त प्रश्न है। ये जो प्रश्न दूसरे में जितने भी प्रश्न पूछे गए, ये आपका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, इस प्रश्न के पूछने का ये उद्देश्य नहीं है कि आप इस चैप्टर में कितना पढ़े हो दोस्तों। मतलब इसका केवल ये उद्देश्य है कि आप चुंबक के बारे में कितना जानते हो। मतलब इन सब का प्रश्नों का जवाब जितना हो सके उतना कम शब्दों में देकर आप जो है इस प्रश्न को हटा दीजिएगा। क्या करा कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, तो दोस्तों आपको बता दें, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान हमेशा बदलता रहता है। एक जगह से दूसरे जगह गए, चुंबकीय क्षेत्र का मान बदल गया, और हर समय बदलता, हर दिन बदलता, प्रत्येक समय 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, मतलब प्रत्येक समय पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या रहता है, बदलता रहता है, हर एक दिन बदलता है। पर प्रश्न पूछ रहा है कि यार यदि बदलता ही है तो कितने समय बाद अपर्याप्त, मतलब काफी परिवर्तन हो जाता है। तो लगभग 100 साल में, 100 साल के समय अंतराल में चुंबकीय क्षेत्र के मान में पर्याप्त रूप से क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों यही यहाँ लिखा है, हाँ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक समय के साथ बदलता रहता है, और यह लगभग 100 वर्षों के अंतराल में अपर्याप्त रूप से क्या हो जाता है, बदल जाता है। फिर आपको जो दूसरा प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, दूसरा क्या कर रहा है कि पृथ्वी के क्रोड में लोहा है, यह ज्ञात है, फिर भी भूगर्भ शास्त्रियों इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते।
तो गजब का अजीब जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। इसका जब थ्योरी चल रहा था तो इस पहले ही लेक्चर में बताया गया था कि जो पृथ्वी के अंदर एक क्रोड है, उस क्रोड के अंदर जो है क्या होता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ पाए जाते हैं। तो भाई वो भूगर्भ शास्त्री जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत इसे क्यों नहीं मानते? तो इसका मेन रीजन है कि जो पृथ्वी के क्रोड के अंदर लौह चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है वह ज्यादा ताप जब हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, गल जाता है, यानी द्रव अवस्था में आ जाता है। और जैसे ही वो द्रव अवस्था में आता है वो चुंबक की प्रकृति को खो देता है, उसके चुंबक की प्रकृति नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भूगर्भ शास्त्री लोग जो है पृथ्वी के क्रोड में उपस्थित जो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है उसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते। यहाँ ये भी लिखा गया दोस्तों कि पृथ्वी के क्रोड में लोहा है जो अत्यधिक तापमान के कारण द्रव अवस्था में होता है, और जैसे ही कोई लोहा द्रव अवस्था में आता है दोस्तों तो उसके चुंबकीय प्रकृति नष्ट हो जाते हैं। फिर क्या करा, जिससे वह लौह चुंबकीय प्रकृति नहीं रख पाता, इसीलिए भूगर्भ शास्त्री लोग जो है पृथ्वी के क्रोड के अंदर जो उपस्थित लोहा है उसे चुंबक का स्रोत नहीं मानते, उसे पृथ्वी के चुंबक का स्रोत नहीं माना जाता। तो दोस्तों इस प्रकार आपका जो है दूसरे का सेकंड भाग कंप्लीट होता है। अब आपको थर्ड भाग स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, वो आपसे क्या कर रहा है दोस्तों, चलिए सवाल को पढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि पृथ्वी के क्रोड के बाहरी चालक भाग में प्रवाहित होने वाली जो आवेश धाराएं भू चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी समझी जाती है, इन धाराओं को बनाए रखने के लिए बैटरी क्या हो सकती है, यानी इन धाराओं को बनाने रखने के लिए स्रोत क्या हो सकता है। तो जबरदस्त प्रश्न है। वो आपसे क्या पूछना जानते हो, पृथ्वी के क्रोड के बाहर, पृथ्वी का जो क्रोड होता है ये देखिए, और ये हो गया, ये पृथ्वी का क्रोड हो गया। तो पृथ्वी के क्रोड के बाहर जो प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, जो प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं उसे भू चुंबकीय क्षेत्र का जो है उत्तरदायी समझा जाता है। अर्थात जो पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण, जो पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण जो है क्रोड के बाहर क्या उत्पन्न होता है, धाराएं जो है प्रवाहित होती रहती है। पर इसको बनाए रखने के लिए कि धाराएं लगातार प्रवाहित होती रहें, तो इसको बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, इसको बनाए रखने के लिए कौन स्रोत होता है, तो इसको बनाए रखने के लिए पृथ्वी के अंदर जो उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है वह कारण होता है। कि यदि पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं पाया जाए तो जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो नहीं होगी दोस्तों। तो कह रहा है कि पृथ्वी के क्रोड के बाहरी भाग में प्रवाहित होने वाली धारा भू चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी समझी जाती है। इस धारा का स्रोत जो है पृथ्वी के अंदर उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अर्थात अगर पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ उपस्थित नहीं होता तो आज धाराएं प्रवाहित। प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, वो भी आपको स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा। पांचवा प्रश्न आपसे क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आपने 4-5 अरब वर्ष के इतिहास में पृथ्वी अपने चुंबकीय अक्ष के ध्रुव को कई बार पलट चुका होगा। क्या भूगर्भ शास्त्री इतने सुंदर अतीत के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कैसे जान जाते हैं? तो गजब का प्रश्न है दोस्तों। ये भी जो है केवल आपके आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। क्या कर रहा है कि क्या कर रहा है दोस्तों, जानते हैं जो आपसे चौथा प्रश्न करा कि एक बात हमको पता है कि जब भी कोई जो चुंबक होता है या कोई भी पदार्थ होता है वो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जब जाता है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होती है। यही तो करा ना, देखिए जब पदार्थ का द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय क्षेत्र अल्प होता है, धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। तो चट्टानों का जो विश्लेषण होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या करता है, दर्शाता है। जो चट्टाने हैं, जो पृथ्वी पे चट्टानें पाई जाती हैं वो क्या बताती हैं कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है। जो पृथ्वी पे चट्टान पाई जाती है दोस्तों वो क्या बता रही है कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। फिर अगला प्रश्न आपको क्या पूछ रहा है, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहा है कि अंतराकाशी अंतराकाशी है ना, नहीं इससे पहले वाला प्रश्न है। तो बहुत अधिक दूरियों पर पृथ्वी के इसमें सवाल नहीं दिखाई पड़ रहे दोस्तों, हाँ हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा कि बहुत अधिक दूरियों पर 30,000 किलोमीटर से अधिक लगभग पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अपनी द्विध्रुवीय आकृति से काफी भिन्न होता है। अर्थात हमारे कहने का मतलब है, आपसे प्रश्न क्या पड़ रहा है, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, पढ़े होंगे। वो क्या करा जानते हैं कि पृथ्वी से काफी दूर, पृथ्वी से 30,000 किलोमीटर दूर से अधिक दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो क्यों विकृति में परिवर्तन होता है, चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है,
वो क्यों होता है, उसका कारण क्या होता है? तो बताया कि पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित जो आयन होते हैं उनके गति के कारण, उपस्थित आयन के गति के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके विकृति के लिए वही उत्तरदायी होता है। अर्थात पृथ्वी के वातावरण में जो वायुमंडल में जो आयन पाए जाते हैं उनके गति के कारण जो विकृति होता है वो क्या हो जाता है, उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि अंतराकाशीय अंतरिक्ष में 10⁻12 टेस्ला की कोट की बहुत ही क्षीण चुंबकीय क्षेत्र है। मतलब कहने का मतलब है कि अंतराकाशीय आकाश मतलब एकदम आकाश के एकदम ऊपरी वाले लेवल में जो है कोई एक छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र है, छोटा सा एक चुंबकीय क्षेत्र है। अब क्या आगे कह रहा है, छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र है, आगे कह रहा है क्या इस चुंबकीय क्षेत्र में भी कुछ प्रभावी परिणाम हो सकते हैं? क्या इस चुंबकीय क्षेत्र में कुछ भी प्रभाव हम लोग देख सकते हैं? कैसे, समझाइए आप। तो दोस्तों आपको एक बात पता होगा कि जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वह वृत्ताकार मार्ग में घूमने लगता है, और जो वृत्ताकार मार्ग में घूमने लगता है तो दोस्तों इसी आधार पे अगर हम देखें तो जब वो इसी आधार पे अगर हम व्याख्या करें कि जो वो क्षीण चुंब आवेशित कण है, जो क्षीण आवेशित कण है वहां पर देखिएगा वहां पर आवेश का मान बहुत कम है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत कम है। और दोस्तों जब चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है, ध्यान से देखिएगा मैंने क्या कहा कि जैसे मैंने कहा कि ये कोई चुंबक हो गया, ये कोई चुंबक हो गया एनोस, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा कि वही चुंबक है और ये गोला बना दिए यहां पर ज्यादा होगा? नहीं दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का मान यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां से इसकी त्रिज्या अधिक हो गई और यहां से इसकी त्रिज्या क्या है, कम है। अर्थात हमारे कहने का मतलब है कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है वहां पर त्रिज्या जहां पर चुंबकीय क्षेत्र कम होता है वहां पर त्रिज्या क्या होती, अधिक होती है। तो जस्ट वही लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र कम है और आर जो है उच्च है, अर्थात त्रिज्या अधिक है। अंतराकाशीय आकाश में जो कण होता है वो बृहद त्रिज्या यानी बहुत बड़ी त्रिज्या के लेकर वृत्ताकार पथ पे क्या करता है, गति करता है, जिसके कारण उनके पथ में कोई भी विचलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा विचलन दोस्तों? क्योंकि आपको पता है कि वहां चुंबकीय क्षेत्र क्षीण के बराबर है, अल्प के बराबर है दोस्तों। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उम्मीद करते होंगे कि आपको ये दूसरा प्रश्न जरूर समझ में आया होगा दोस्तों, और जहां भी कोई डाउट रह गया होगा एक बार वीडियो को पुनः पॉज करके ये आप पढ़ लीजिएगा, जो चीजें लिखी गई हैं तो आपको जरूर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं आपका प्रश्न नंबर 3, वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। अब यहाँ से थ्योरी पोर्शन खत्म हो जाता है, अब आपको जो न्यूमेरिकली अभ्यास करना है दोस्तों, यहाँ से आप मन लगा के एकदम बढ़िया से सवाल खोल कीजिएगा। क्या कर रहा है जानते हैं, एक छोटा क्षण चुंबक है जो कि एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ 30 अंश का कोण बनाती है और 4.5 गुणे 10⁻⁻2 जूल का बलाघूर्ण उत्पन्न करती है। तो चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या होगा? अर्थात दोस्तों यहाँ पर आपको क्या बताना है, चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू बतानी है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए डायग्राम के माध्यम से। कि ये कोई एक चुंबकीय क्षेत्र हो गई, हम लोगों ने ये चुंबकीय बल रेखाएं बना लिया, ये कोई आपकी चुंबकीय क्षेत्र हो गई। अब इसमें क्या है, एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण रखा गया है, एक ऐसा निकाय जिसमें जो है चुंबक के दो ध्रुव क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और जो कि ये जो है मान लेते यन है, ये यस है, तो ये इनके साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश। कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश। अर्थात जो बी की वैल्यू है दोस्तों, बी की भी वैल्यू आपको दी गई है। बी की वैल्यू कितनी है जानते हैं, 0.25 टेस्ला बी की वैल्यू दी गई है। उसके बाद टाउ की वैल्यू दी गई है। टाउ की वैल्यू कितनी दी गई है जानते हैं, टाउ की वैल्यू आपको दी गई है प्रश्न में दोस्तों, कह रहा है ना, देखिए यहाँ कह रहा है ना कि 4.5 गुणे 10⁻⁻2 जूल, 4.5 गुणे 10⁻⁻2 जूल का बल आघूर्ण उत्पन्न करती है। थीटा दे के रखा, थीटा कितना है, 30 अंश। उसके बाद आपसे पूछ रहा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम। तो आप जानते हैं दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला जो बलाघूर्ण होता है वो बलाघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, हमने पढ़ा के रखा है। यदि आपने लेक्चर नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा। बल आघूर्ण का टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो वैल्यू रखते हैं
टाउ की वैल्यू कितनी है 4.5 गुणित 10 घाते -2 है। कैपिटल एम की वैल्यू ज्ञात करना है, वी की वैल्यू है 0.25 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा के स्थान पे क्या 30 अंश है। तो दोस्तों ये 4 दशमलव क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 घाते -2 बराबर कितना है m है गुणे ये, अब यहाँ से हल कर रहे हैं 0.25, ये पॉइंट काट देंगे तो 4 आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा बटे, देखो पॉइंट काटे आपने क्या लगाया दोस्तों 100 गुणे साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी है 1/2 है। तो 25 चौके कितने हो गए 100 हो गए, और ये आप पॉइंट काट दिए बटे 10 लग गए दोस्तों। तो 5 9 45, 5 दूनी 10, अर्थात यहाँ 9/2 गुणे 10 घाते -2 है, और इधर m इधर है और 4 दूनी 8, m बटे कितना है 8 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए दोस्तों, या तो ऐसे कर दीजिए 2 1 के 2, 2 चौके 8, तो 4 का गुणा 9 से कर दिया जाए और m का गुणा यहाँ 1 से कर दिया जाए, तो आगे हम हल कर सकते हैं दोस्तों। m की वैल्यू कितनी आएगी 9 चौके 36, तो 36 गुणे 10 घाते -2, 36 गुणे 10 घाते -2, और इसे हल कर दोगे तो 0.36 क्या आ जाएगा दोस्तों, एक बार आप आंसर जरूर मिलाइएगा। तो 0.36 जूल प्रति टेस्ला आ जाएगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो आपसे पूछ रहा था वो कितना आ जाएगा 0.36 जूल प्रति टेस्ला। तो इस प्रकार गाइज आपका जो है प्रश्न नंबर 3 क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब हम बातें करते हैं प्रश्न नंबर 4 का। चौथा प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों, कह रहा चुंबकीय आघूर्ण m इक्वल टू 0.32 जूल प्रति टेस्ला है। m इक्वल टू है 0.32 जूल प्रति टेस्ला, ये कैपिटल M की वैल्यू दे है। फिर कह रहा वाला एक छोटा छड़ चुंबक है जो कि 0.15 टेस्ला के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, अर्थात B की वैल्यू 0.15 टेस्ला है। आगे क्या कर रहा है, यदि यह छड़ क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो क्षेत्र के किस विन्यास में अस्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन होगा। यानी इसमें पूछा पहला कि किस विन्यास में, यानी किस स्थिति में ये अस्थायी संतुलन में होगा, अस्थायी संतुलन में होगा, और दूसरा पूछा इसी में कि किस स्थिति में अस्थायी संतुलन में होगा। क्या होगा दोस्तों, अस्थायी संतुलन में होगा। चलिए बात करते हैं, जबरदस्त सवाल पूछा है, और लास्ट में कुछ और पूछा है। क्या पूछा है आगे दोस्तों, इसमें कह रहा कि चुंबकन की क्या पूछा, प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा बताइए। यानी प्रत्येक स्थिति में, यानी दोनों स्थितियों में ध्यान से, दोनों स्थितियों में स्थितिज ऊर्जा बताना है। चुंबक की स्थितिज ऊर्जा बहुत जबरदस्त सवाल है दोस्तों। तो एक बात हम आपको बता दें, जो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है वो होता है टाउ इक्वल टू mb cos थीटा। एक बार आप जरूर करिए, मैच कराइएगा। क्या ये आपको फॉर्मूला बताया गया था दोस्तों, जरूर बताया गया होगा। टाउ ही जो है आपका क्या होता है u होता है, तो आप डायरेक्ट u लिख सकते हैं, u इक्वल टू कितना -mb cos थीटा, ये होता है। इस फार्मूले पे हम अस्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन में जो है जो ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों एक बात करते हैं, तो पहले अस्थायी संतुलन क्या होता है और अस्थायी संतुलन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अस्थायी संतुलन का मतलब होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र और छड़ चुंबक है उसके बीच का कोण 0 हो जाए। यानी ऐसे देखिएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे मान लीजिएगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। और ये कोई जो है जो आपने छड़ चुंबक रखा है, ये आपने, ठीक, ये जो छड़ चुंबक है N और S, ये जब घूम कर क्या हो जाए, ऐसे हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाए, अर्थात थीटा जो है यहाँ पर जब 0 हो जाए तो संतुलन की स्थिति में होगा। जब थीटा क्या होगा 0 होगा तो जो वो होगा किस अवस्था में होगा, संतुलन की अवस्था में। तो पहला बात करेंगे अस्थायी संतुलन के लिए दोस्तों थीटा जो होता है क्या होता है, शून्य होता है। थीटा क्या होता है, शून्य होता है। थीटा क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। तो चलिए ऊर्जा निकाल लेते हैं। ऊर्जा का व्यंजक आप जानते ही हैं, U इक्वल टू है -mb cos थीटा। तो चलिए बात करते हैं, -m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 0.32, फिर b की वैल्यू कितनी है 0.15, फिर साथ में cos थीटा
तो थीटा की मान कितना, cos 0 अंश। और दोस्तों cos 0 अंश का मान जो होता है वो आपको पता है 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, तो हमने पहले से गुणा करके रखा है कि इसको जब आपने गुणा करोगे ना दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, गुणा करने के बाद आपका आ जाएगा 4.8 गुणे 10 घाते माइनस 2 जूल। एक बार कहिए तो हम आपके सामने इसको गुणा कर देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा ना कि कैसे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसको भी हल कर दिया जाता है। 0.32 मल्टीप्लाई 0.15, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो आएगा 0 माइनस 0.048 गुणित, देखिए 0.048 गुणित cos 0 अंश का मान 1 है, तो इसको माइनस 0.048, तो पॉइंट 2 अंक उधर ले जाते हैं, 1 2 2 अंक उधर लेके जाएंगे, तो 4.8 गुणे 10 घाते माइनस 2 जूल। तो ये जो चुंबक के अंदर ऊर्जा स्थित होगा, ऊर्जा संचित होगा, वो ये होगा माइनस, देखिए 10 घाते माइनस 2 कहाँ से आया, 1 2 अंक आप उधर लेके गए, तो इसलिए पावर माइनस 2 में लग गए। तो दोस्तों अस्थाई संतुलन की अवस्था में थीटा शून्य होता है, तो जो ऊर्जा होगी वो ये होगा। अब हम अगली बातें करते हैं। अगली बातें क्या करने वाले दोस्तों, सेकेंड पोर्शन की। सेकेंड पोर्शन क्या कर रहा है, अस्थाई संतुलन के लिए, अर्थात ये जो चुंबकीय क्षण ऐसे रखा ना, ये घूमकर ऐसे हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत हो जाए, तो अस्थाई संतुलन के लिए, अस्थाई संतुलन के लिए, अस्थाई संतुलन के लिए थीटा कितना हो जाता है, 180 हो जाता है दोस्तों। थीटा कितना हो जाता है, 180। तो चलिए u इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा। चलिए तो m की वैल्यू कितनी है दोस्तों, m की वैल्यू कितनी है, 0.32, और b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0.15 है, और कॉस थीटा, थीटा के स्थान पे कॉस 180 अंश है। तो कॉस 180 अंश का मान दोस्तों आप जानते होंगे कि कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनका गुणा करोगे तो 0.48 आएगा, नहीं 0.48 आएगा, अभी आपने इससे पहले गुणा करके देखा था। पॉइंट 2 अंक उधर लेके गए तो 4.8 गुणे 10 घाते माइनस 2 जूल टेस्ला जूल होगा। तो ये u की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार दोस्तों आप दोनों जगह आप u की वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या है दोनों की, यहाँ पर अस्थाई संतुलन में -4.8 गुणे 10 घाते माइनस 2 जूल था, और अस्थाई संतुलन की अवस्था में 4.8 गुणे 10 घाते माइनस 2 जूल है, और दोनों आंसर आपके दोस्तों यहाँ पर मैच कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एक बार इसको पुनः हम कवरेज कर लेते, रिकवर कर लेते, मतलब कि फिर से समझा दिया जाता है। आपको m दिया गया था, अर्थात जो ये चुंबक है ना, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, और ये जिस चुंबक क्षेत्र में रखा गया वो दिया गया ये। अब ये जो चुंबक है ना, एक बार अस्थाई संतुलन में, अस्थाई संतुलन का मतलब थीटा बराबर 0 हो जाए, और अस्थाई संतुलन मतलब ये घूमकर ऐसे हो जाए, 180 अंश हो जाए। तो भाई घूमने के बाद 180 अंश के लिए ये हो गया, और जो 0 था ये हो गया। तो दोनों स्थितियों में जूल की ऊर्जा का मान भैया है। तो भाई अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। दोस्तों आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कर रहा है, एक प्रणालिका है और जिसमें पास पास लपेटे गए 800 फेरे हैं। कितने हैं, 800 फेरे हैं, अर्थात फेरों की संख्या 800 है। कितने हैं, कैपिटल एन मान लीजिएगा। फेरों की संख्या कितनी, 800। कितनी है, 800। कितनी फेरे, 800 है। क्या कर रहा है कि तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2.5 गुणे 10 घाते -4 मीटर स्क्वायर है। अर्थात ए की वैल्यू दिया गया 2.5 गुणे 10 घाते -4 मीटर स्क्वायर, ये ए की वैल्यू दी गई है। फिर इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इसमें कितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। फिर कह रहा है समझाइए कि किस अर्थ में यह प्रणालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है, और इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है, अर्थात यम ज्ञात करना है। इस प्रश्न में आपको यम का मान पूछा, फिर उसके बाद और कुछ नहीं पूछा, करा कि यह किस प्रकार क्षण चुंबक। तो दोस्तों जानते हैं जब आपकी कोई प्रणालिका होती है, ये कोई हो गई क्या दोस्तों, प्रणालिका।
ये क्या हो गई, कोई प्रणालिका हो गई। तो जब अब इस प्रणालिका में आप जब आई धारा प्रवाहित करोगे, जैसे ही किसी भी प्रणालिका में धारा प्रवाहित किया जाता है, वो प्रणालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा अक्ष के अनुदिश हो जाती है। अर्थात जो प्रणालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा दोस्तों, वो प्रणालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, इधर प्रणालिका के अक्ष के अनुदिश हो जाएगी। तो ये एक क्षण चुंबक के भाग क्या करने लगता है, व्यवहार करने लगता है। अब ये क्षण चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है, तो भाई उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। तो भाई चुंबकीय आघूर्ण m बराबर होता है, ये तो बहुत बढ़िया सवाल है, एन आई इंटू ए। एन की वैल्यू कितनी है, 800 है, आई की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू है 2.5 गुणित 10 घाते माइनस 4। ये पॉइंट काटोगे बटे 10 लग जाएंगे दोस्तों, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल 80 गुणे 3 गुणे 25 गुणे 10 घाते माइनस 4। तो इन सब का गुणा करना दोस्तों, तो 25 से यहाँ 75 हो जाएगा, 80 गुणे कितना हो जाएगा 75 गुणे 10 घाते माइनस 4। तो गुणा कर लिया जाता है दोस्तों, कितना आएगा गुणा करने के बाद, चलिए गुणा करोगे तो जीरो आएगा, फिर 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60। ठीक, तो ये आ जाएंगे गुणे 10 घाते माइनस 4। तो 1 2 3 3 अंक उधर लेके आएंगे तो 6 गुणे 10 घाते 3 और 10 घाते माइनस 4, 4 में से 3 घटा दिए, 6 गुणे 10 घाते माइनस 1 आ गए। और 10 घाते माइनस 1 से इसे डिवाइड करोगे तो 0.6 आ जाएगा, 0.6। तो एम की वैल्यू आ गई जूल प्रति टेस्ला, कितना आ गया दोस्तों, 0.6 जूल प्रति टेस्ला। जो आपसे प्रश्न में पूछ रहा था कि अर्थात इसके अंदर जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा वो 0.6 जूल प्रति टेस्ला प्राप्त हो जाएगा। अब हम बातें करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 आपसे क्या करा उसको आप जरूर देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 भी आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, करा यदि प्रश्न 5 में बताई गई प्रणालिका के ऊर्ध्वाधर दिशा के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात अब प्रश्न नंबर 5 में जो भी डेटाएं दी गई हैं वो सारी डेटा आपको लेके चलना है और इस पर क्षैतिज दिशा में एक 0.25 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है। अर्थात बी की वैल्यू दे दिया गया है भाई 0.25 टेस्ला, ठीक है। और m की वैल्यू आपको प्रश्न नंबर 5 का ही लेना है, 0.6 जूल प्रति टेस्ला दिया है। फिर उसके बाद क्या करा जानते हैं कि इस प्रणालिका पे लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए, टाउ पूछ रहा है और जबकि जो कोण है वो कितना है, 30 अंश है। तो दोस्तों इसको तो आप आसानी से हल कर सकते हैं कि जो बल आघूर्ण होता है टाउ इक्वल टू होता है m इंटू बी इंटू कितना होता है साइन थीटा। तो m की मान रख दीजिए भैया, m की मान कितने हैं दोस्तों, m का मान है 0.6, b की वैल्यू है 0.25 साइन थीटा, तो साइन 30 अंश। तो हल करते हैं 0.6 गुणे 0.25 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2। तो इसे दोस्तों हल करते हैं, ये पॉइंट काटोगे ये पॉइंट तो बटे 100, ये पॉइंट काटोगे बटे 10। ठीक, अब 2 एक नम 2 2 तिहाई 6, 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75। ठीक, और ये 1 2 3 10 घाते 3, 10 घाते 3, ये 10 घाते 3 ऊपर जाएंगे तो 75 गुणे 10 घाते माइनस 3 हो जाएगा। पॉइंट एक अंक इधर लेके आओगे दोस्तों, पॉइंट एक अंक उधर लेके आओगे तो वहां से एक और कम हो जाएगा, तो 7.5 गुणे 10 घाते माइनस 2 न्यूटन मीटर हो जाएगा। इस प्रकार आप बल आघूर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं। एक बार आप आंसर जरूर मैच कराइएगा दोस्तों, क्या आपके आंसर यहाँ पर मैच कर रहे हैं, जी बिल्कुल आपका आंसर मैच कर रहा है दोस्तों। यानी आपको कुछ भी नहीं करता था और नहीं करना था, जो एम यहाँ लिए थे वो एम यहाँ रख दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र दी गई थी, थीटा दिया था, टाउ ज्ञात करना था, फॉर्मूला रख दिए, फटाक से आपका 60वां नंबर भी आ जाता है। दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा 5वें और 60वें नंबर का, और सवाल को आप दोस्तों एक बार दो बार जरूर अभ्यास किया करो यार। ये जो है ये आपकी कमियां यहाँ से आ जाती है, 9-10 में आप न्यूमेरिकल हल नहीं किए रहते, 11-12 में आने के बाद 11 मजाक में बिता देते हो, पूरी मस्ती में बीत जाती है, अब 12 में सारी समस्याएं आने लगती है। 70% न्यूमेरिकल आता है आपके बोर्ड पेपर में और आप लोग न्यूमेरिकल से मजाक करते हैं दोस्तों। तो न्यूमेरिकल से मजाक जरा सा नहीं कीजिए, जितना हो सके उतने न्यूमेरिकल को अभ्यास कीजिए दोस्तों। इसी सवाल के साथ आज की लेक्चर को हम समाप्त करते हैं, पर जो बचे हुए एनसीईआरटी के सवाल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप दोस्तों वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें दोस्तों। काफी आप लोगों के लाइक करने से एक मोटिवेट मिलता है, एक मोटिवेशनल मिलता है दोस्तों, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।